नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग मौर्य वंश के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो जो कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है उसको मैंने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है, यहाँ पे भारतीय साम्राज्य लिखा हुआ है तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में, याद रखना है आपको, 322 बीसी में घनानंद, याद रखना है नाम, घनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इन्हें ही प्रथम भारतीय साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे, निम्न में किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो देखिएगा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे किस नहीं है, किसके ग्रंथ होगा। तो ऑप्शन सी विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ठीक है ना, मुद्रा राक्षस आपने सुना होगा। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में ही उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी विशाख दत्त और इनकी रचना का नाम मुद्रा राक्षस, ये जरूर याद रखना है। इसी में मौर्य वंश का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखेंगे, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है। तो याद रखना है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है और किसने कहा है, जस्टिन ने। तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस किसे कहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, ये तीनों गुप्त वंश से संबंधित हैं। याद रखना है, ये तीनों गुप्त वंश से संबंधित हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा है। सेंड्रोकोटस भी और एंड्रोकोटस भी कहा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखें, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस तो कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य नाम की पहचान किसने की। तो विलियम जोन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है बेटर अच्छे एग्जामों में। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य नाम की पहचान किसने की, तो विलियम जोन्स ने की। आपको इतिहासकारों के नाम याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आते जरूर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो जो चाणक्य हैं उनका अन्य नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, तो बिंदुसार के शासनकाल में भी उनके प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना है चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, चाणक्य की अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किसकी है, ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो ये किस पर आधारित है, ये पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। तो देखिए, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये नाटक भी नहीं है, आत्मकथा नहीं है, ज्योतिष से भी कोई रिलेटेड नहीं है, राजनीति। ठीक है, ऑप्शन डी, मौर्य वंश के प्रशासन व राजनीति से संबंधित पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र है। किसके द्वारा लिखी गई, चाणक्य के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखें, निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। तो देखिएगा कि निम्न में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, ये सप्तांग सिद्धांत क्या है। तो याद रखना कि जो चाणक्य की पुस्तक है कौन सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए 7 अंगों के बारे में बताया गया है, उन्हें ही सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। तो जो 7वां अंग है वो कौन सा है, तो ऑप्शन सी, मित्र। ठीक है, ये सभी हैं, ए बी सी डी चारों हैं, लेकिन 7वां पूछा है हमसे, तो 7वें नंबर का क्रम क्या है, मित्र है। ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी, मेगस्थनीज जो है इसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया।
और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, याद रखना है इसकी पुस्तक का नाम इंडिका। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो ध्यान देना है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था, तो किसका बना था? तो याद रखना है कि लकड़ी का, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था, वो भी लकड़ी का महल बना हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यहाँ पे ये राजा नहीं है, राजा है। ठीक है, ध्यान देना है। पूछा है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा राजा था, प्रथम राजा था, ऐसा भी कह सकते हैं कि दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला प्रथम राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, आगे देखें। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था? देखिएगा कि अभिलेखों से क्वेश्चन अक्सर आते हैं अच्छे एग्जामों में, तो ये आपको याद रखना है कि किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। तो रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है ना, रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो रुद्ररामन है ये एक शक राजा है, ठीक है ना, शक राजा है रुद्ररामन, और इसका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख जो है ये संस्कृत का अभिलेख है। ठीक है, संस्कृत भाषा में है, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305, ऑप्शन सी 305। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में पराजित किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, याद रखना है हेलेना, इससे विवाह कर लिया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी तोहफे में दिए थे, 500 हाथी दिए थे, और इसके लड़के से विवाह कर लिया था। नाम क्या था? हेलेना। ठीक है, आगे देखें। निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। ठीक है, तो अशोक के साम्राज्य में कौन शामिल नहीं था? तो श्रीलंका, ऑप्शन सी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, और श्रीलंका का राजा उस समय कौन था? तिष्य। तिष्य नामक एक राजा था। तो केवल अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, श्रीलंका में उसने कब्जा नहीं किया था, तो श्रीलंका उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। यह आपको याद रखना है। आगे देखें। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, याद रखना है, ऑप्शन बी। मगध नहीं है, समस्तीपुर नहीं है, घाटमपुर नहीं है, तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। और 21 नंबर की बौद्ध सभा थी, तो तीसरे नंबर की बौद्ध सभा थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो देखना कि मौर्य काल में या मौर्य वंश में सार्थवाह एक शब्द आता है, तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो व्यापारियों के समूह के लिए। ठीक है, ये केवल व्यापारियों के लिए नहीं है, केवल व्यापारी आ जाए तो नहीं करना है, ये पूरे के पूरे व्यापारियों के समूह के लिए सार्थवाह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, याद रखना है आपको। आगे देखेंगे। निम्न में कौन अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो मौर्य काल में अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए, अग्रहारिक ये नहीं है, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक, ये तीनों अधिकारी हैं मौर्य प्रशासन के या मौर्य वंश के, लेकिन अग्रहारिक नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे। निम्न में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो देखो, स्तूप बहुत सारे हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है वो है सांची का स्तूप। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है, और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। नेक्स्ट, ये देखिए, मिलान करने को क्वेश्चन है।
तो देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है कि कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती और कुछ स्तूप दिए गए हैं, तो कौन सा स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा कौशाम्बी का जो कौशाम्बी में कौन सा स्तूप है, तो घोषिताराम मठ है, याद रखना है, घोषिताराम मठ। और कुशीनगर का कौन सा है, तो राणा भर स्तूप। सारनाथ का कौन सा है, तो धमेक स्तूप। और श्रावस्ती का सहेत और महेत। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, ठीक है ना, ये के है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो याद रखना है प्राकृत, ऑप्शन बी। और अशोक के शिलालेख जो मिले हैं वो 4 लिपियों में मिले। अगर भाषा पूछेगा तो प्राकृत भाषा है, लेकिन लिपि कौन सी है, तो देखो ब्रह्मी लिपि भी है, खरोष्टी है, ग्रीक है और आरमाइक है। ये 4 लिपियाँ प्रमुख हैं। कौन सी है, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, ये 4 लिपियाँ हैं। और भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा है, ठीक है। आगे देखें, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज़ था तो वो था जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को 1837 में सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। ये आपको डेट भी याद रखनी है कि डेट कई बार आ चुकी है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखें, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो ध्यान रखना, अशोक को ही प्रियदर्शी या प्रियदर्शिका भी कहा गया है और देव नाम प्रिय भी कहा गया है। किसे, अशोक को। किस में कहा गया है, तो अशोक के तमाम शिलालेखों में कहा गया है, ठीक है। आगे देखें, निम्न में किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अशोक का नाम प्रियदर्शी व देव नाम प्रिय मिलता है, मतलब अशोक नाम नहीं मिलता अशोक के शिलालेखों में। तो पूछा है किस अभिलेख में या किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, मतलब अशोक लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है मास्की, ऑप्शन सी। तो क्या केवल मास्की ही है, नहीं, ऐसा नहीं है, 4 हैं, मास्की है, गुर्जरा है, नेड्यूर है, उदयगोलम। याद रखना है, मास्की, गुर्जरा, ये गुर्जरा, नेड्यूर, एक नेड्यूर है, और उदयगोलम। तो ये 4 हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखें, निम्न में किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मगध का सम्राट बताया है किस स्तंभ में या किस शिलालेख में, तो भाब्रू बैराट स्तंभलेख, ऑप्शन डी, भाब्रू बैराट शिलालेख में या स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखें, निम्न में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो 14 हैं, और धार्मिक संश्लेषण के बारे में कौन बता रहा है, तो 12वां शिलालेख, 12वें क्रम का शिलालेख जो है वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बता रहा है। और जो 13वें नंबर का है, याद रखना 13वें नंबर का है, वो कलिंग युद्ध के बारे में बता रहा है, कलिंग युद्ध। तो याद रखना है, कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में है, और धार्मिक संश्लेषण के बारे में 12वें शिलालेख में है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखें, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो देखो, कलिंग विजय का वर्णन एक तो हमने बताया कि 13वें शिलालेख में है, ठीक है, और दूसरी जगह हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में भी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। और हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका, तो खारवेल का है, चेदी वंश के शासक खारवेल, ठीक है ना। और खारवेल जो है वो जैन धर्मानुयायी है, ये भी याद रखना है, जैन धर्म का अनुयायी है। और खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें कलिंग विजय का वर्णन है, और 13वें शिलालेख में भी कलिंग विजय का वर्णन है, ठीक है। आगे देखें, मेगस्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया, जैसे कि मैंने बताया है पहले क्वेश्चन में, तो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और इंडिका में मौर्य प्रशासन के बारे में ही जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखें, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन सी 7,
ठीक है ना। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, या ऐसे पूछ लेगा भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभाजित किया है, जातियाँ भी आ जाएगा, जातियों में विभाजित किया है, तो ऑप्शन सी 7, ठीक है ना, याद रखना है आपको। आगे देखें, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में किस क्षेत्र से संबंधित था। तो देखो अधिकारी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के नाम बार बार पूछे गए हैं, तो मैंने उन्हीं को लिया है। तो एग्रोनोमोई अधिकारी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मार्ग निर्माण, ठीक है ना, मार्ग निर्माण या PWD कह दें, तो रोड निर्माण या मार्ग निर्माण से संबंधित है एग्रोनोमोई अधिकारी, मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है। आगे देखें, मौर्य काल में प्राणायाम क्या था। तो मौर्य काल में एक शब्द आता है प्राणायाम, ये क्या था, तो ये एक टैक्स था, कर था। कैसा कर था, तो आपातकालीन कर, ऑप्शन ए। तो प्राणायाम क्या था, आपातकालीन कर था, और किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य काल से संबंधित है या मौर्य वंश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगले देखें, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो कई बार आ चुका है कि राजस्व इकट्ठा करने वाले को क्या कहा जाता था मौर्य काल में, तो समाहर्ता, ठीक है ना, सब मतलब सब कुछ समाहित कर लेना, पैसे इकट्ठा करके या राजस्व टैक्स इकट्ठा करके सबको समाहित कर लेना, समाहर्ता ऐसे आप याद कर सकते हो। तो समाहर्ता कौन है, राजस्व इकट्ठा करने वाला है, किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है या मौर्य मंत्रिपरिषद में सम्मिलित है, ठीक है। तो ये आपके मौर्य काल के क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने संकलित किए हैं, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।